इस अमर गोली को निगल लो तो तुम्हारी प्रतिभा चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, लेकिन कीमत ये होगी कि 18 साल तक तुम बोल नहीं पाओगे। तुम 18 साल पूरे कर चुके हो, मन की लड़की पास ही है, फिर भी तुम सिर्फ आंखों में प्यार छिपा सकते हो। पिता के अंतिम समय में तुम दिल टूटने पर भी आंसू रोक सकते हो। पिता ने आखिरी सांस लेते हुए तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ा था। जब तुम 18 साल के हो जाओगे, शरीर में अमर गोली पूरी तरह पच जाएगी, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, 18 साल से पहले कभी आवाज मत निकालना, वरना अमर गोली की खुशबू बाहर निकल जाएगी और स्वर्गीय वज्र गिरेगा, जिसमें बचना लगभग नामुमकिन है। कल तुम्हारा 18वां जन्मदिन है, लेकिन इसी समय तुम्हारी मंगेतर लिन मेंग्याओ हाथ में खंजर लिए अपनी छाती पर ताने खड़ी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी गूंगे से शादी नहीं करूंगी। 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने लिन परिवार के बुजुर्ग का भरोसा जीता था। बुजुर्ग ने उसी समय अपनी पोती की सगाई तुमसे कर दी थी। उसी दिन से तुम और तुम्हारे पिता लिन परिवार के सहारे रहने लगे। इस समय हॉल में सबकी नजरें कोने में बैठे तुम पर टिकी हैं। चेहरा तो ठीक है, पर बेचारा गूंगा है, लिंगेन भी नहीं है। हमारी मिस से इसकी तुलना कैसे हो सकती है? तुम्हारी मंगेतर लिन मेंग्याओ दुर्लभ छठी श्रेणी की लिंगेन वाली है। क्विंगयुन संप्रदाय के वरिष्ठ उसे देख चुके हैं। वो जल्द ही सच्ची शिष्या बनने वाली है। उसका भविष्य असीम है तुम्हारे सामने। तुम धूल में पड़े पत्थर जैसे हो। पूरे चमकते हॉल के बीच बेमेल। लिन मेंग्याओ की माँ झाओ शी अचानक बोली, तो फिर क्विंगयुआन ही मेंग्याओ की जगह शादी कर दे। आवाज गिरते ही सारी नजरें भीड़ के पीछे खड़ी लिन क्विंगयुआन पर घूम गई। उसने सादा कपड़ा पहना हुआ है। लिन मेंग्याओ से ज्यादा सुंदर और अलग दिखती है, लेकिन उपपत्नी की बेटी होने के कारण लिन परिवार में नौकरानियां भी उसे हे दृष्टि से देखती हैं। इतनी कोमल लड़की की शादी गूंगे से करने की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर दया उभर आई। पिताजी, लिन क्विंगयुआन ने निचला होंठ दबाया। पूरा शरीर कांप रहा था, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। लिन परिवार के मुखिया लिन शियाओशान ने उसकी नजरों से बचते हुए भारी आवाज में कहा, क्विंगयुआन, लिन परिवार 100 साल से पतन की ओर है। सिर्फ मेंग्याओ से ही परिवार का नाम फिर से उठ सकता है। पिता तुमसे विनती करता है, अपनी बहन की जगह शादी कर। लेफ्टिनेंट। उसे हिचकिचाता देख लिन शियाओशान अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या पिता को तुम्हारे सामने सिर झुकाना पड़ेगा? लिन क्विंगयुआन चीखते हुए आगे बढ़ी और उसे सहारा दिया। आंसू आंखों में घूम रहे थे। पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं शादी कर लूंगी, मैं कर लूंगी। तुम कोने में बैठे आराम से चाय पी रहे हो, ये सब देख रहे हो। लिन मेंग्याओ का जान देने की धमकी देना, झाओशी का शादी बदलने का प्रस्ताव, फिर लिन शियाओशान का ये दिखावटी नाटक, ये सब पहले से लिखी स्क्रिप्ट है। वे सिर्फ लिन क्विंगयुआन को बलि का बकरा बनाकर लिन मेंग्याओ का उज्जवल भविष्य बचाना चाहते हैं। 3 साल पहले तुम्हारे पिता बीमारी से चल बसे। तुम तेज बुखार से 7 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। लिन परिवार में किसी ने पूछा तक नहीं। वो लिन क्विंगयुआन ही थी जिसने चुके से दवा और पानी दिया, पलंग के पास से हटी नहीं। पूरे लिन परिवार में सिर्फ वही तुम्हें इंसान समझती है, तो तुम उसे आग में कूदे कैसे देख सकते हो? तुमने साथ रखा कागज कलम निकाला और कुछ पंक्तियां लिखी। लिन अंकल, क्विंगयुआन मिस को परेशान मत कीजिए। लिन परिवार के 10 साल के आश्रय ने मेरे पिता की जान बचाने का कर्ज बहुत पहले चुका दिया है। आज से ये सगाई खत्म हुई। लिन शियाओशान की भिंची मुट्ठी चुपचाप ढीली पड़ गई। आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। इन सालों तुम लिन परिवार में रहकर उसे हर पल ये याद दिलाते रहे कि लिन परिवार तुम्हारे परिवार का कर्जदार है, पर वे तुम्हें निकाल भी नहीं सकते थे। कहीं बाहर घूमने गए बुजुर्ग लौटकर नाराज हो जाए। अब तुम खुद जा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तभी झाओ शी अचानक आंसू पोंछने लगी। भतीजे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सगाई बुजुर्ग ने तय की थी। अगर वो लौटकर नाराज हुए तो मैं और तुम्हारे अंकल जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम सच में लिन परिवार का एहसान मानते हो तो क्विंगयुआन से शादी कर लो। इस तरह हम सब एक परिवार हो जाएंगे। कुछ चालाक लोगों ने झाओ शी की चाल तुरंत भांप ली। लिन क्विंगयुआन दूर दूर तक मशहूर सुंदरी है। कई बड़े घरानों के युवक उस पर मरते हैं। अगर उसकी शादी किसी ऊंचे घर में हो गई तो भविष्य में वो लिन मेंग्याओ की जगह के लिए खतरा बन सकती है। इससे अच्छा है कि उसकी शादी तुम जैसे गूंगे और बेकार से कराकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए और अपनी बेटी का रास्ता साफ कर लिया जाए। तुम सिर झुकाए आंसू बहाती लिन क्विंगयुआन को देकर मन ही मन आह भरते हो। अगर आज तुम उसे बचा भी लो, कल जब तुम लिन परिवार छोड़ दोगे तो वो फिर झाओ शी की चालों से नहीं बच पाएगी। शायद उसकी हालत और बुरी हो। कुछ सोचकर तुमने कलम उठाई और एक शब्द लिखा, ठीक है। झाओ शी तुरंत खिल उठी और क्विंगयुआन को जल्दी से शादी की तैयारी करने को कहने लगी। 1 महीने बाद शादी होगी। वो चाहती है कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए ताकि कोई और उलझन न रहे। लिन क्विंगयुआन सूजी हुई आंखों से तुम्हें अपने कमरे में ले गई। उसका कमरा नौकरों के कमरे से भी सादा है। बस एक पुरानी लकड़ी की चारपाई और एक उखड़ा हुआ शीशा है। उसने आईने की दराज की गहराई से एक कपड़े की पोटली निकाली जिसमें छोटे छोटे चांदी के सिक्के हैं जो उसने काफी समय से जोड़े होंगे। उसने सारे पैसे तुम्हारे हाथ में थमाते हुए रूंधी आवाज में कहा, तुम्हें मना करना चाहिए था। वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। जब बहन क्विंगयुन संप्रदाय में चली जाएगी तो वे तुम्हें भी निकाल देंगे। ये पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ, जितना दूर जा सको उतना दूर। तुम्हारी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आगे कहा, रास्ते में अजनबियों की बातों पर भरोसा मत करना, किसी की दी हुई चीज मत खाना। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंसू गालों पर लुढ़क गए। तुमने हाथ बढ़ाकर उसके बालों पर हल्का सा हाथ फेरा और तभी एक गर्म मुलायम आवाज अचानक गूंजी, अब से मुझे पति कहना। लिन क्विंगयुआन ने झटके से सिर उठाया, आंखें फैल गई। तुम बोल सकते हो? तुमने त्योरी चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूँ? तुम्हारी बात खत्म होते ही बाहर अचानक 2 बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी। खिड़कियां थरथराने लगी। लिन क्विंगयुआन डरकर सिकुड़ गई। तुमने खिड़की के बाहर उमड़ते बादलों को देखा। आंखों में हल्की उदासी उभरी। यही है तुम्हारे 18 साल चुप रहने का सच। शरीर में अमर गोली की दिव्य ऊर्जा बहुत प्रबल है। जरा सी चूक से स्वर्गीय वज्र गिर सकता है। 3 साल पहले पिता की मृत्यु वाली रात तुमने अनजाने में आवाज निकाल दी थी जिससे पूरी रात बिजली चमकती रही। लिन क्विंगयुआन ने तुम्हारा उदास चेहरा देखकर समझ लिया कि कोई राज है। मैं नहीं पूछूंगी, तुम जल्दी चले जाओ। तुमने
तुमने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। मैं रुकर तुमसे शादी करूंगा, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनते ही लिन क्विंगयुआन के गाल लाल हो गए। अभी जो शरीर कांप रहा था वो अचानक शांत हो गया। बाहर बिजली अब भी गरज रही थी, लेकिन तुम्हारी गहरी आंखों में देखकर उसे अजीब सी शांति मिली। फिर भी उसने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। उंगलियों में तुम्हारी हथेली की गर्माहट बाकी थी। बड़ी बातें मत करो, तुम्हारी लिंगेन तुम मुझसे भी कमजोर है। तुम मुस्कुराकर चुप रहे। आज 18वें साल का आखिरी दिन है। तुमने खिड़की के बाहर गहराती शाम को देखा। आंखों में 18 साल से दबी हुई आंधी उबल रही है। कल सुबह की पहली किरण जब बादलों को चीरेगी, तुम गूंगे और बेकार के ठप्पे से पूरी तरह आजाद हो जाओगे। तुमने लिन क्विंगयुआन को देखा। मुझ पर भरोसा करो। लिन क्विंगयुआन का दिल जोर से धड़का। माँ के गुजरने के बाद परिवार के लोग उसे हमेशा हिकारत से देखते थे। पहली बार किसी ने इतनी मजबूती से उसकी रक्षा करने की बात कही थी। उसने होंठ दबाया और फिर से भारी पोटली तुम्हारे हाथ में थमा दी। ये उसकी सालों की जमा पूरी कमाई है। पैसे की पोटली पकड़े तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। लगता है वो अब भी तुम पर भरोसा नहीं करती। कोई बात नहीं, इस समय तुम तो सबकी नजर में एक गूंगे और लिंगेनहीन बेकार हो। कल जब बीज अंकुरित होगा सब बदल जाएगा। लिन क्विंगयुआन तुम्हें खोए हुए देकर हल्की शर्माई। उसकी पतली आवाज तुम्हारे कानों में पड़ी। रख लो, इसे मेरी तरफ से शादी का दहेज समझ लेना। ये सुनते ही तुम्हारा दिल पिघल गया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपनी सारी जमा पूंजी लाकर शर्माते हुए तुम्हें दहेज बनाने को दे देगी। ये पैसे तुम्हारे काम आ सकते हैं। वो खुद लिन परिवार में बमुश्किल जी रही है, फिर भी तुम्हारे भविष्य की सोच रही है। तुम अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए और उसे गले से लगा लिया। तुमने उसके कान के पास फुसफुसाया, शायद हमारी शुरुआत एक हादसा है, लेकिन अंजाम सही होगा। सबसे अच्छी शादी वही होती है जिसमें सही इंसान मिल जाए। लिन क्विंगयुआन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, जैसे पतझड़ में पका हुआ फल। कान तक लाल, शरीर लकड़ी जैसा अकड़ गया। वो बस तुम्हें गले लगाए रहने देती रही। काफी देर बाद वो शर्म से छूटकर बोली, मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ। तुमने पैसों की पोटली धीरे से मेज पर रख दी। होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। इतनी अच्छी लड़की को किसी तरह का दुख नहीं मिलना चाहिए। तुमने उसके जाते हुए पीछे ऊंची आवाज में कहा, क्विंगयुआन, मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगा। अगले ही पल बादलों में 2 बिजलियां गरजी, जैसे तुम्हारी हिम्मत का मजाक उड़ा रही हो। पीछे के आंगन में झाओ शी के कमरे में जियांग हान धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। चेहरे पर बेचैनी और नाराजगी है। आप क्विंगयुआन बहन की शादी उस बेकार से कैसे कर सकती है? कृपया ये फैसला वापस लीजिए। उसकी शादी मुझसे कर दीजिए। जियांग हान झाओ शी का असली भतीजा है। न सिर्फ तेज दिमाग वाला है, बल्कि दुर्लभ तीसरी श्रेणी की लिंगेन वाला प्रतिभाशाली है। झाओ शी उसे लिन परिवार में लाकर पाल रही है। वो सिर्फ 20 साल का है और अभ्यास की 5वीं परत तक पहुंच चुका है, जिससे झाओ शी को अपने मायके में बड़ी इज्जत मिली है। बस ये लड़का हमेशा से लिन क्विंगयुआन को अपनी होने वाली दुल्हन मानता है। झाओ शी ने आराम से चाय का प्याला उठाया और झाग उड़ाया। क्विंगयुआन की उस गूंगे से शादी लिन परिवार के भविष्य की योजना से जुड़ी है। बाकी किसी बात में बुआ तुम्हारी मान सकती है, पर इस मामले में जिद नहीं चलेगी। उसकी सोच साफ है। लिन क्विंगयुआन जैसी आंखों की किरकिरी को कीचड़ में दबाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। लेकिन जियांग हान का दुखी चेहरा देखकर झाओ शी का दिल पसीज गया। बुआ सिर्फ ये कह रही है कि उनकी शादी में रुकावट मत डालो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि शादी के बाद तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उसका कुछ हो जाए तो तुम क्विंगयुआन को पा सकते हो। ये दो तरफ से फायदे की बात है। जियांग हान की आंखें चमक उठी। उसे बुआ का इशारा समझ आ गया। अगर लिन क्विंगयुआन विधवा हो गई तो बड़े घराने और ताकतवर लोग उसे नहीं अपनाएंगे, फिर वो उसकी मुट्ठी में होगी। भतीजा समझ गया। बुआ का धन्यवाद। जियांग हान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। मैं अभी जाकर उनकी शादी जल्दी कराने में मदद करता हूँ। जाओ, कल सुबह जल्दी उठना। बुआ तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी लिंगेन की दोबारा जांच कराएगी। जी। जियांग हान हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। झाओ शी के कमरे से बाहर निकलते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह गहरी नफरत आ गई। ये बूढ़ी डायन सोचती है बहुत चालाक है, पर मुझे जियांग हान को हमेशा सबसे अच्छा चाहिए। कल लिंगेन की दोबारा जांच में अगर मेरी श्रेणी और ऊंची निकली तो मैं लिन परिवार के सबके सामने लिन क्विंगयुआन को छीन लूंगा। अगली सुबह लिन परिवार के पश्चिमी आंगन के सादे कमरे में तुम बेचैनी से इधर उधर टहल रहे हो। आंखों में बारीक लाल नसें हैं। अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तुम खुद से बड़बड़ा रहे हो। इस दिन का तुमने पूरे 18 साल इंतजार किया है। तुम सोचता था कि तुम्हारा दिल शांत हो चुका है, अमर गोली के पूरी तरह बचने का दिन शांति से स्वीकार कर लोगे। लेकिन जब वो दिन सच में आ गया तो तुम पूरी रात सो नहीं पाए। क्या पिताजी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था? क्या ये अमर गोली सच में इतनी जादुई है? क्या ये सच में मुझे पूरी तरह बदल देगी? दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे हैं। तुम गहरी सांस लेकर धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हो। तभी अचानक सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण बादलों को चीरती हुई तुम्हारी छाती में समा गई। 18 साल का इंतजार, आग से निकलकर नया जन्म लेने का क्षण आखिरकार आ गया। तुम तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। अपने शरीर के अंदर झांकते हो तो अंधेरे में एक कोमल कोमल धरती फाड़कर निकलती दिखती है। उसके प्रकट होते ही 9वें आसमान की कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी। एक के बाद एक काली बैंगनी बिजलियां आकाश चीरती हुई तुम पर गिरने लगी, मानो उसे पूरी तरह नष्ट कर देना चाहती हो। लेकिन वो कोमल बेपरवाह रही। उसने धीरे धीरे पत्ते खोले और गिरती बिजलियों को हल्के से निगल लिया। फिर वो आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगी। 10 फुट, 100 फुट, 1000 फुट। तुम देखते रहे कि वो स्वर्गीय वज्र को पोषण बनाकर आसमान छूता एक विशाल वृक्ष बन गई। बिजलियां भी समझ गईं कि उसे रोकना नामुमकिन है, इसलिए धीरे धीरे रुक गईं। तुमने सोचा सब खत्म हो गया। तभी दूर किसी पुराने युग से आती हुई एक दिव्य गर्जना तुम्हारी आत्मा पर पहाड़ की तरह टूट पड़ी। सिर फटने लगा जैसे अगले ही पल आत्मा शरीर छोड़ देगी। संकट की घड़ी में उस विशाल वृक्ष से अनगिनत रोशनियां निकली और रेशम की तरह तुम्हारे शरीर में समा गई। आत्मा को चीरती पीड़ा तुरंत गायब हो गई और एक गर्म शक्ति धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगी। तुम मौत के मुंह से निकलकर पीले चेहरे के साथ बैठे हो। दिल में उलझन है। वो गर्जना कहाँ से आई? उसने कहा कि ये वृक्ष ताइक्सु प्राचीन वृक्ष का है। क्या ये तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई चीज नहीं है?
नहीं है। काफी देर बाद तुम्हारी घबराहट शांत हुई। तुमने सहज ही अपने पेट की ओर देखा। लिंगेन, आखिरकार तुम्हारे पास लिंगेन है। खुशी के आवेश को धीरे धीरे काबू कर तुम अपनी लिंगेन को ध्यान से देखने लगे। ये देखकर तुम हैरान रह गए। तुम्हारी लिंगेन पारदर्शी है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, काला, सफेद। 9 रंगों की लिंगेन के बारे में तुमने सुना है, लेकिन पारदर्शी लिंगेन ऐसा कभी नहीं सुना। लिन मिंग्याओ की लिंगेन गहरे नीले रंग की है, जो छठी श्रेणी की निशानी है। कहते हैं सबसे ऊंची श्रेणी सफेद लिंगेन होती है, जो 9वीं श्रेणी दर्शाती है। तो ये पारदर्शी लिंगेन आखिर किस श्रेणी की है? लगता है जांच मीनार पर जाकर पता करना होगा। कहते हैं अगर किसी की प्रतिभा अद्भुत हो तो उसे तियानजी मंडल का सच्चा शिष्य भी बनाया जा सकता है। तुम्हें हल्का सा लग रहा है कि तुम्हारी पारदर्शी लिंगेन का कोई अनोखा संबंध है। आसपास के पेड़ पौधे तुम्हें बहुत साफ दिख रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी हल्की ऊर्जा भी महसूस हो रही है। लिन क्विंगयुआन आहट पाकर पानी का बर्तन लिए कमरे से बाहर आई। तुम्हें देखकर ठिठकी, गाल लाल हो गए। तुम उठ गए? मैं नाश्ता बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे जांच मीनार पर जाना है। वहाँ क्यों? लौटकर तुम्हें एक तोहफा दूंगा। इतना कहकर तुम परिवार के बाहर की ओर चल दिए। लिन क्विंगयुआन तुम्हारी पीठ देखती रही। दिल में उत्सुकता है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता है। वो बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। तुम अभी लिन परिवार के मुख्य द्वार से निकले ही थे कि जियांग हान मिल गया। तुम्हें देखकर उसकी आंखों में घृणा और जलन उभरी। अरे ये तो लिन परिवार का गूंगा दामाद है। कहाँ जा रहे हो? कहीं क्विंगयुआन बहन के पैसे लेकर चुपचाप भाग तो नहीं रहे? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम वो गूंगा और बेकार नहीं रहे जिसे सब सताते थे। ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। जियांग हान को लगा कि तुम डर गए हो, इसलिए और अकड़ गया। सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ गूंगे ही नहीं, बहरे भी हो गए। तुमने फिर भी उसकी अनदेखी की और उसके पास से गुजर गए। तुम्हारी बेरुखी से जियांग हान भड़क गया और उसने तुम्हारा कंधा पकड़ने को हाथ बढ़ाया। बेकार, रुक जा। जैसे ही उसका हाथ तुम्हें छूने वाला था, तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अपने आप चली। एक अदृश्य ताकत ने उसका हाथ पीछे धकेल दिया। जियांग हान लड़खड़ाकर पीछे हटा, हैरानी से तुम्हें देखने लगा। तुमने शांत स्वर में कहा, हट जा, मुझे भड़काना मत। फिर बिना रुके तेजी से जांच मीनार की ओर चल दिए। जियांग हान वहीं जड़ बना खड़ा रहा। दिल में सदमा और उलझन है। क्या हो रहा है? ये लड़का अब बोल भी सकता है और लगता है इसने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। उसके मन की जलन और नफरत और गहरी हो गई। उसने चुपचाप कसम खाई कि तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। तुम जल्द ही लिंगेन जांच की जगह पहुंच गए। सामने एक ऊंची जांच मीनार बादलों को छूती खड़ी है, जिस पर जटिल ताबीज खुदे हैं। पुरानी और रहस्यमयी आभा बिखेर रही है। मीनार के सामने लंबी कतार लगी है। ज्यादातर जवान लड़के लड़कियां हैं। चेहरों पर घबराहट और उम्मीद साफ दिख रही है। सुना है लिंगेन जितनी ऊंची होगी, भविष्य में उतनी ही तरक्की होगी। अगर 7वीं श्रेणी से ऊपर की लिंगेन निकली तो शायद तियानजी मंडल भी चुन लेफ्टिनेंट। आसपास के लोग लिंगेन की श्रेणियों और उनकी खूबियों पर चर्चा कर रहे हैं। तुम चुपचाप सुनते रहे। देखते ही देखते तुम्हारी बारी आ गई। तुमने गहरी सांस ली और जांच मीनार में चले गए। अंदर बीचों बीच एक विशाल गोल पत्थर का चबूतरा है। सफेद बालों वाला एक वृद्ध चबूतरे के पास बेरुखी से बैठा है। हाथ चबूतरे पर रखो। तुमने हाथ रखा, छूते ही चबूतरे पर बने ताबीज चमक उठे। एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठी। वृद्ध की बेरुखी एकदम गायब हो गई। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ, आंखें फाड़कर उस रोशनी को देखने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी तेज प्रतिक्रिया? 9वीं श्रेणी की लिंगेन में भी इतना असर नहीं होता। वृद्ध के हैरान रहते। जांच मीनार की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और चबूतरे पर एक पारदर्शी लिंगेन की छाया उभरी। ये असंभव। वृद्ध की आवाज में अविश्वास की कंपकंपी थी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शून्य लिंगेन सच में मौजूद है। वृद्ध की धुंधली आंखों में अजीब चमक आ गई। कहते हैं शून्य लिंगेन दुनिया की हर तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा को समा सकती है। वृद्ध की आवाज अचानक ऊंची हो गई। जोश रोक नहीं पा रहा था। वृद्ध तुम्हारे पास आया और आदर से हाथ जोड़कर बोला, मैं तियानजी मंडल की इस शाखा का अध्यक्ष हूँ। तुम्हारी लिंगेन का स्तर मेरी समझ से बाहर है। मुझे तुरंत मुख्य मंडल को सूचना देनी होगी। कृपया थोड़ा इंतजार करो। तुमने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ने बिना देर किए अपने पास से बादलों वाली नकाशी का एक जेड ताबीज निकाला। उसमें आध्यात्मिक शक्ति डाली। ताबीज रोशनी बनकर बादलों में गायब हो गया। इसके बाद उसने तुम्हें श्रद्धा और उत्सुकता से देखा। मित्र, तुम सच में स्वर्गीय प्रतिभा हो। मुख्य मंडल से शायद कोई बड़ी हस्ती आए। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जांच मीनार के बाहर तेज हवा की आवाजें आई। 3 डरावनी आकृतियां मीनार के सामने आकर रुकी। सबसे आगे एक कठोर चेहरे वाला अधेड़ आदमी है। कमर पर तियानशु लिखा टोकन लटका है। उसके शरीर से निकलती भयानक शक्ति से आसपास के आम लोग घुटने टेकने को मजबूर हो गए। तीनों ने आते ही चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। ली जिशी, शून्य लिंगेन वाला कहाँ है? ली जिशी ने तियानशु वरिष्ठ को देखा और तुरंत हटकर पीछे खड़े तुम्हें दिखाया। वरिष्ठ, यही मित्र शून्य लिंगेन वाले हैं। तियानशु वरिष्ठ की तेज नजर तुम पर पड़ी। उसकी जल्दी अचानक रुक गई। चेहरे पर अविश्वास उभर आया। उसके साथ के 2 काले कपड़े वाले वृद्ध भी आगे बढ़े। एक ने हल्की सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति बनाकर तुम्हारे शरीर के चारों ओर घुमाई। जैसे ही वो शक्ति तुम्हारी शून्य लिंगेन से टकराई, मिट्टी में पानी की तरह गायब हो गई। उस वृद्ध की आंखें फट गईं। ये आध्यात्मिक शक्ति निगल सकती है। प्राचीन ग्रंथों की बात सच है। दूसरे ने एक कांस्य दर्पण निकाला। दर्पण से हल्की रोशनी तुम पर पड़ी। दर्पण में तुम्हारी छाया नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन वृक्ष की आकृति उभरी। 9 अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं तने में बह रही थी और आखिर में सब जड़ की पारदर्शी लिंगेन में समा रही थी। ताइक्सु प्राचीन वृक्ष और शून्य लिंगेन एक साथ। तियानशु वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर झुके। मित्र, क्या तुम हमारे साथ तियानजी मुख्य मंडल चल सकते हो? मंडल प्रमुख खुद तुम्हें सर्वोच्च मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें तो वैसे भी सर्वोच्च मार्ग पर चलना है, मना क्यों करते? तुमने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन घर में मेरी एक होने वाली पत्नी है। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही तीनों वरिष्ठ बोल पड़े।
पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे भी साथ ले आओ। मंडल के पास दवाइयों की कोई कमी नहीं। मित्र को और कुछ चाहिए तो कहो, अभी चलकर तुम्हारी होने वाली पत्नी को ले आते हैं। तुमने सोचा भी नहीं था कि इतने ताकतवर लोग तुम्हारे सामने इतना झुकेंगे। थोड़ी झेप हुई। वरिष्ठ, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? मैं खुद जाकर उसे बताना चाहता हूँ। वृद्ध एक पल रुका, फिर हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन मित्र अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर तुम्हें जरा भी चोट आई तो मंडल प्रमुख हमारी खाल उधेड़ देगा। तुम धन्यवाद कहकर वापस लिन परिवार पहुंचे। लिन क्विंग्युआन कमरे में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखकर चेहरा खिल गया। क्विंग्युआन, सामान समेटो, मेरे साथ चलो। लिन क्विंग्युआन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? तुमने मुस्कुराकर कहा, ऐसी जगह जहाँ तुम चैन से रह सकोगी और कोई तुम्हें सताएगा नहीं। लिन क्विंग्युआन हंस पड़ी, बहुत बातें मत बनाओ, मैंने खाना बनाया है, जल्दी खाओ। तभी तियानशु वरिष्ठ आगे बढ़े और आदर से बोले, बिटिया, हम तियानजी मंडल के वरिष्ठ हैं। ये मित्र सचमुच स्वर्गीय प्रतिभा है। हम उसे तियानजी मुख्य मंडल ले जाने आए हैं। मित्र तुम्हें भी साथ ले जाना चाहते हैं, कृपया मंजूर करो। लिन क्विंग्युआन तुम्हें देखती है, फिर तियानशु वरिष्ठों को कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर बाद लिन परिवार के 3 लोग भी लौट आए। रास्ते में वे सोचते रहे कि तुमने उन्हें माफ किया है तो जरूर अब भी लिन मेंग्याओ से प्यार करते हो। जाओ। शी तुम्हें देखकर चापलूसी से बोली, भतीजे, पहले बुआ से गलतियां हुई, मेंग्याओ भी छोटी है, समझती नहीं। सगाई आखिरकार तुम्हारे पिता और बुजुर्ग ने तय की थी, हम फिर से बात कर लेते हैं। लिन शियाओशान भी तुरंत बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी और मेंग्याओ की सगाई तो पहले से है। अब तुम्हारे पास अद्भुत लिंगेन है। ये मेंग्याओ की छठी श्रेणी से बिल्कुल मेल खाती है। तुमने ठंडी हंसी हंसी उनके झूठे चेहरों को देखा। तभी लिन मेंग्याओ आंसू भरकर दौड़ती हुई आई। मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, जरूरत नहीं। जिस पल तुमने खंजर मेरी छाती पर ताना था उसी पल सब खत्म हो गया। जाओ। शी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पीछे से आ रही भयानक शक्ति ने उसे चुप करा दिया। तुमने पलटकर अब तक सकते में खड़ी लिन क्विंग्युआन को देखा। क्विंग्युआन, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम लिन परिवार में रहना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारी दृढ़ नजरों से लिन क्विंग्युआन समझ गई कि तुम उसे लिन परिवार और अपने बीच चुनने को कह रहे हो। झाओ शी की चापलूसी भरी हंसी, लिन शियाओशान का झूठा स्नेह, लिन मेंग्याओ का आंसुओं से भरा चेहरा। उसकी नजर आखिरकार तुम पर रुकी। मैं तैयार हूँ। तुमने हल्की मुस्कान के साथ उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। लिन परिवार से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि लिन शियाओशान अब भी लिन क्विंग्युआन का पिता है, इसलिए तुम चीजों को हद से ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहते। तियानशु वरिष्ठ ने तुम्हारा इशारा समझ लिया और उंगली से एक जेड ताबीज लिन शियाओशान की ओर उछाला। ये ताबीज रखो, ये लिन परिवार को 100 साल तक सुरक्षित रखेगा। ये तियानजी मंडल की ओर से मित्र को दी गई छोटी सी भेंट है। लिन शियाओशान तुम्हें जाते देखता रहा। अचानक उसके पैर कांपे और वो जमीन पर बैठ गया। वो जान गया कि लिन परिवार ने हमेशा के लिए उस मौके को खो दिया है जो परिवार को फिर से उठा सकता था। इसी समय तियानजी मंडल में एक नए वस्त्र पहने वृद्ध पानी के दर्पण में तुम्हें देख रहा है। दर्पण के पास रखी एक कांस्य दीपक की 9 बत्तियां अचानक एक साथ जल उठी। वृद्ध ने लंबी दाढ़ी सहलाई, आंखों में सुनहरी चमक दौड़ी। ताइक्सु प्राचीन वृक्ष अपनी जगह लौट आया। शून्य लिंगेन प्रकट हुई। लगता है 10,000 साल से सोई हुई महाविपदा समय से पहले आने वाली है। जल्द ही तुम्हारा उड़न पात्र धीरे धीरे तियानजी मंडल के चौक पर उतरा। वहाँ पहले से लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे आगे एक बैंगनी वस्त्र पहने वृद्ध है। यही तियानजी मंडल के प्रमुख है। तियानशु वरिष्ठ ने आगे बढ़कर आदर से प्रणाम किया। प्रमुख, मित्र को ले आया हूँ। प्रमुख ने सिर हिलाया, नजर तुम और लिन क्विंग्युआन पर डाली। सच में जवान नायक हो। यही मित्र शून्य लिंगेन वाले हैं और ये बिटिया स्वभाव में कुछ खास है। ये भी अच्छा अंकुर है। तुम और लिन क्विंग्युआन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम प्रमुख। प्रमुख ने हाथ हिलाया। कोई औपचारिकता नहीं, मेरे साथ आओ। प्रमुख तुम्हें तियानजी मंडल के विभिन्न वरिष्ठों से मिलाने ले गए। सब तुम्हें देखकर हैरान थे और तुम्हारी प्रतिभा की तारीफ कर रहे थे। फिर प्रमुख ने लिन क्विंग्युआन के लिए एक अधेड़ महिला साधक को गुरु बनाया, जबकि तुम्हें सीधे प्रमुख शुआनजीजी ने अपना सच्चा शिष्य बना लिया। तुमने सोचा था कि बस चुपचाप अभ्यास करना होगा, लेकिन शुआनजीजी तुम्हें एक रहस्यमयी जगह ले गए। शुआनजीजी ने गंभीर होकर कहा, मित्र, मेरी भविष्यवाणी के अनुसार एक बड़ी महाविपदा आने वाली है और तुम्हारा ताइक्सु प्राचीन वृक्ष और शून्य लिंगेन से गहरा संबंध है। शायद तुम ही इस महाविपदा के समाधान की कुंजी हो। तुम्हारा दिल कांपा। वरिष्ठ, ये महाविपदा आखिर है क्या? शुआनजीजी ने सिर हिलाया। स्वर्गीय रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। मैंने बस उस शून्य में बने काले छेद का ढांचा देखा था और मुझ पर बहुत तेज उल्टी चोट लगी। अभी तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी और महाविपदा की तैयारी करनी होगी। शुआनजीजी की बातें शांत झील में गिरे पत्थर जैसी थी। 10,000 साल से सोई महाविपदा का तुमसे गहरा नाता है। तुम्हें अचानक कुछ दिन पहले की वो विशाल दिव्य गर्जना याद आई। शून्य लिंगेन और ताइक्सु प्राचीन वृक्ष, ये 2 चीजें जो सिर्फ किंवदंतियों में है, अब तुम्हारे कंधों पर बोझ बन गई हैं। शिष्य समझ गया, मैं पूरी ताकत से ताकत बढ़ाऊंगा, गुरु की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। तुमने दृढ़ता से शुआनजीजी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आंखों में जरा भी पीछे हटने का भाव नहीं। शुआनजीजी ने तुम्हारी दृढ़ता देकर संतोष से कहा, अच्छा बच्चा, यही जज्बा चाहिए। ये स्थान वू दाओ युआन कहलाता है। ये हमारे तियानजी मंडल का सबसे गुप्त अभ्यास स्थल है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर से 100 गुना से भी ज्यादा सघन है और इसमें सबसे शुद्ध स्वर्ग पृथ्वी की मूल शक्ति है, जो तुम्हारे मार्ग बोध के लिए बहुत लाभदायक है। कहकर शुआनजीजी ने हाथ लहराया।
हिलाया। एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सफेद धुंध से ढका स्थान है जिसमें अनगिनत रोशनी के बिंदु बह रहे हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समाये हो। तुम यहाँ शांति से अभ्यास करो, मैंने तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन तैयार कर दिए हैं। तुम पालथी मारकर बैठ गए और शुआनजी जी की बताई विधि से अभ्यास शुरू किया। अगले ही पल इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा आई कि लगा जैसे वो पानी बनकर बह रही हो। तुम्हारा शरीर पागलों की तरह चारों ओर की ऊर्जा सोखने लगा। सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी, हवा, बिजली, रोशनी, अंधेरा, 9 तरह की ऊर्जाएं तुम्हारे शरीर में दौड़ने लगी और आखिर में सब शून्य लिंगन में समा गए। इस भयानक अभ्यास गति ने शुआनजी जी को चौंका दिया। सिर्फ 1 घंटे में तुम अभ्यास की पहली परत से सीधे तीसरी परत पहुंच गए और शरीर की ऊर्जा भी उसी स्तर के साधकों से कहीं ज्यादा शुद्ध है। ये देखकर कि तुम अभ्यास सीख गए हो, शुआनजी जी चुपचाप बाहर चले गए। समय बीता गया। तुम वू दाओ युआन में 3 महीने रहे। तुम्हारी साधना रॉकेट की तरह उड़ी। जल्द ही अभ्यास की बुनियादी अवस्था पार कर तुम जूजी की पहली परत पर पहुंच गए। इतनी रफ्तार पूरी साधना दुनिया को हिला सकती है। उस दिन तुम अभ्यास में डूबे ही थे कि वू दाओ युआन का दरवाजा खुला। शुआनजी जी गंभीर चेहरे के साथ अंदर आए। तुम झट से उठे। गुरु, क्या हुआ? शुआनजी जी ने आह भरी। अलग अलग जगहों से मिली खबरों के अनुसार पिछले 1 महीने से हर तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर हो गई है। कई जगहों पर तो ऊर्जा खत्म होने लगी है। इससे भी डरावनी बात यह है कि कई प्राचीन खंडहर अचानक सक्रिय हो गए हैं और कई साधक खंडहरों में जान गंवा चुके हैं। क्या यही महाविपदा की शुरुआत है? शुआनजी जी ने सिर हिलाया। शायद हाँ। पहले मैंने सोचा था कि महाविपदा आने में कुछ समय है, लेकिन अब लगता है बहुत तेजी आ गई है। हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अभी तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, आने वाले संकट के लिए काफी नहीं। शुआनजी जी ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वांशो घाटी जाओ। वहाँ निंगशेन फल नामक एक दिव्य खजाना है जो तुम्हारी साधना स्थिर करने में मदद करेगा। साथ ही वांशो घाटी में कई ताकतवर दैत्य जानवर हैं जो तुम्हारी लड़ाई की क्षमता को तपाने का अच्छा मौका बनेंगे। हाँ, लड़ाई का अनुभव तो चाहिए ही। इन 3 महीनों में तुमने कई कलाएं भी सीखी हैं, ये उन्हें आजमाने का समय है। शिष्य आज्ञा मानता है, लेकिन वांशो घाटी बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ सावधानी से जाना। शुआनजी जी ने तुम्हें एक जेड ताबीज दिया। ये वांशो घाटी का नक्शा है जिसमें खतरनाक इलाके और निंगशेन फल के संभावित स्थान चिह्नित है। फिर शुआनजी जी ने अपने भंडारण थैले से एक पुरानी ढाल निकाली जिस पर जटिल ताबीज खुदे हैं। जब जान पर बने इस ढाल को जरूर तोड़ देना। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। तुमने ढाल संभाल कर ध्यान से रख ली। धन्यवाद गुरु, जाओ। शुआनजी जी ने हाथ हिलाया। तुम वू दाओ युआन से बाहर निकले। दिल में बेचैनी है। महाविपदा के कदम पास आ रहे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द ताकत बढ़ाकर खुद को और अपनों को बचाना है। अभी तुम वू दाओ युआन से बाहर निकले ही थे कि बाहर बेसब्री से इंतजार करती लिन क्विंग युआन दिख गई। इन 3 महीनों में उसकी भी साधना आगे बढ़ी है। वो अभ्यास की तीसरी परत तक पहुंच गई है। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। तुमने उसे पूरी बात संक्षेप में बताई। तो तुम वांशो घाटी जा रहे हो? मैंने सुना है वहाँ बहुत खतरा है। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। तुमने उसका सिर सहलाया। मेरा इंतजार करो। लिन क्विंग युआन ने होंठ दबाया। मैं भी चलती हूँ। नहीं, वांशो घाटी बहुत खतरनाक है। तुम्हारी वर्तमान ताकत खुद को बचाने के लिए भी काफी नहीं। तुम यहीं रहकर अच्छे से अभ्यास करो। मेरा इंतजार करो। लिन क्विंग युआन जानती थी कि वो कुछ मदद नहीं कर सकती, इसलिए सिर हिलाकर रह गई। लिन क्विंग युआन से विदा लेकर तुम तियानजी मंडल के बाहर चल दिए। अभी चौक पर पहुंचे ही थे कि तियानशु वरिष्ठ मिल गए। मित्र, ये मेरा शिष्य झाओ लेई है। इसकी साधना अभ्यास की तीसरी परत तक है और ये वांशो घाटी से अच्छी तरह वाकिफ है। इसे अपने साथ ले जाओ। वरिष्ठ के पास खड़ा एक हटा कटा युवक तुम्हारी ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं झाओ लेई। मित्र से मिलकर अच्छा लगा। झाओ भाई से मिलकर अच्छा लगा। तियानशु वरिष्ठ ने कहा, तुम दोनों अभी रवाना हो जाओ। तुम और झाओ ले एक दूसरे को देकर तियानजी मंडल के बाहर की ओर चल दिए। तियानजी मंडल से निकले अभी आधा दिन भी नहीं हुआ था कि पैरों के नीचे की पत्थर की सड़क धीरे धीरे सूखी घास में खोने लगी। झाओ ले पीठ पर चौड़ा तलवार लटकाए बड़े कदमों से आगे चल रहा है। आगे वाली काली हवा पहाड़ी पार कर ली तो वांशो घाटी का बाहरी इलाका शुरू हो जाता है। तुमने आसीन में रखे शुआनजी जी के दिए नक्शे को कसकर पकड़ा। उंगलियां नक्शे के खूनी निशानों को छू रही थी। वे लाल रेखाएं वू दाओ युआन की दीवारों से रिसी आध्यात्मिक नसों जैसी लग रही थी, लेकिन डूबते सूरज की रोशनी में वे किसी खूंखार जानवर की फैली हुई नसों जैसी दिखती हैं। झाओ भाई अक्सर यहाँ आते हैं? तुमने उसकी चौड़ी पीठ देकर पूछा। कुछ साल पहले गुरु के साथ ड्रैगन मूंछ घास लेने आया था। झाओ ले बिना पीछे देखे बोला। उस समय घाटी इतनी अजीब नहीं थी। रात में पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। अचानक उसने कदम रोके, दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर रखा। कुछ गड़बड़ है। हवा में मीठी सी खूनी गंध आ रही है, जैसे पके फल कीचड़ में सड़ गए हो। तुमने आध्यात्मिक शक्ति चलाकर शरीर को घेरा। 9 रंगों की ऊर्जाएं शरीर में हल्की सी कांपी। हवा और बिजली की ऊर्जा ज्यादा बेचैन लग रही है। ये किसी ताकतवर दुश्मन के पास होने का संकेत है। झाड़ियों से सरसराहट आई। सूखी घास दबती गई। झाओ लेई ने झट से तलवार निकाली। तलवार पर 2 हरी आंखें झलकी। वे रोशनियां झाड़ियों में उठती गिरती दिखी। फिर धीरे धीरे नुकीले दांत सामने आए। 2 लोहे की पीठ वाले भेड़िए हैं। शरीर लंबा, फर लोहे के कवच जैसा चमक रहा है। सबसे डरावनी बात उनकी गर्दन की बाल है जिनमें हल्के बैंगनी रंग की बिजली लिपटी हुई है। ये बिजली की ऊर्जा सोकर बदले हुए दैत्य जानवर है। इनकी बिजली से बचना। झाओ लेई चिल्लाया। उसका तलवार एक सुनहरा चाप बनाकर बाईं ओर के भेड़िए को पीछे हटाने में कामयाब रहा। भेड़िए के गले से गुर्राहट निकली। बालों की बिजली चटकने लगी। तुमने आगे बढ़कर अग्नि ऊर्जा चलाई। हथेली में लाल आग की लपट उठी। हाथ आगे बढ़ाते ही एक अग्नि ड्रैगन बनकर दाहिने भेड़िए पर टूट पड़ा। वो जानवर आग से डरकर भागते हुए बच निकला, लेकिन इसी से उसकी कमजोरी सामने आ गई। झाओ लेई ने मौका पाकर एक ही वार में उसकी पिछली टांग काट दी। उसकी चीख से जंगल में और भेड़ियों की हुंकार गूंज उठी। तुम्हें अचानक नक्शे पर लिखी चेतावनी याद आई। काली हवा, पहाड़ी, बिजली, भेड़ियों का इलाका है। ऊपर देखा तो अंधेरे जंगल में कब की दर्जनों हरी आंखें चमकने लगी हैं। भागो।
झाओ लेई ने पलटकर एक चीनी मिट्टी की शीशी थमाई। ये विस्फोटक ताबीज है, मसल कर कुछ देर रोक सकते हो। दक्षिण पूर्व दिशा में जाओ, वहाँ एक टूटी चट्टान है, भेड़िए वहाँ नहीं आते। तुमने ताबीज मसला, धमाका इतना तेज हुआ कि कान बच गए। आग की रोशनी में पीछे देखा तो झाओ लेई को 7-8 भेड़ियों ने घेर लिया है। उसकी चौड़ी तलवार घूमती हुई दिख रही है, पर एक चालाक भेड़िए ने उसकी बाईं बाह पर पंजा मार दिया। जल्दी भागो, उसने गरजते हुए तलवार फेंकी, जिसने तुम पर झपटते भेड़िए को मार गिराया। तुम दांत पीसकर भागे। पीछे की लड़ाई की आवाज हवा में खो गई। जब पैरों के नीचे की जमीन गर्म होने लगी तब तुम टूटी चट्टान के किनारे खड़े थे। नीचे गहरे लाल रंग की धुंध उठ रही है और दूर से जंजीर खींचने की आवाज आ रही है। यही है नक्शे पर सुओ लॉन्ग युआन लिखा स्थान। नक्शे पर लाल स्याही से 3 शब्द लिखे हैं, पास मत जाओ। तुम पीछे हटने ही वाले थे कि कलाई में कुछ लिपटा। देखा तो कलाई जितनी मोटी एक बेल है, उसकी छाल धातु जैसी चमकदार है, सिरे पर नुकीले दांतों वाला मुंह खुला है। ये रथ बेल है। तुम्हें शुआनजीजी की बताई दैत्य जानवरों की किताब याद आई। ये चीज साधकों का खून चूसती है, इसकी मजबूती लोहे जैसी होती है। तुमने झट से धातु ऊर्जा चलाई, उंगलियों पर 3 इंच का सुनहरा ब्लेड बना और बेल की जड़ पर जोर से वार किया। चटा की आवाज हुई, पर सुनहरा ब्लेड उछल गया, बेल और कस गई। तुम महसूस कर सकते हो कि ऊर्जा छूने की जगह से तेजी से निकल रही है। शरीर की 9 रंगों की ऊर्जा बिखरने लगी। तभी चट्टान के नीचे की धुंध उमड़ी। नीले शल्कों से ढका एक विशाल पंजा अचानक बाहर निकला और रथ बेल को जकड़कर गहराई में खींच ले गया। बेल चीखती हुई तुम्हारी कलाई छोड़कर छाया में सिमट गई। तुम जमीन पर बैठकर हांफने लगे। उस विशाल पंजे को धुंध में गायब होते देखा और समझ गए कि नक्शे पर पास मत जाओ का असली मतलब क्या है। तुम्हें चट्टान के नीचे हवा से बचने वाली एक गुफा मिली। अभी आग जलाई ही थी कि बाहर जानी पहचानी कदमों की आवाज आई। झाओ लेई टूटी तलवार के सहारे आया, बाईं बाह पर पट्टी बंधी है, चेहरा कागज जैसा सफेद। भेड़ियों को मैं पश्चिम की ओर ले गया। उसने बैठकर एक घूंट शराब पी। तुम ठीक हो, यही काफी है। आग की लपटों में तुमने देखा कि उसकी कमर पर एक Z टोकन लटका है। गुरु ने कहा था कि वो शायद किसी प्राचीन खंडहर में भटक गया था। अचानक बाहर पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। एक पूरा काला अजीब पक्षी गुफा के मुंह पर बैठा है, चोंच में लाल रोशनी बिखेरती एक पत्ती दबाए। ये मार्गदर्शक कौवा है। झाओ लेई झट से उठा। ये निंगशेन फल के आसपास ही मिलता है। झाओ लेई ने अपने पास से एक कांस्य का छोटा बर्तन निकाला और मार्गदर्शक कौवे की चोंच से लाल पत्ती सावधानी से लेकर उसमें रखी। बर्तन से तुरंत हल्का नीला धुआं उठा, जो हवा में मिलकर एक टेढ़ी मेढ़ी लाल रेखा बन गया और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में पेड़ों की छाया जमीन पर गिर रही थी, जिससे जमीन पर पड़ी हड्डियां और डरावनी लग रही थी। झाओ लेई ने अचानक तुम्हारा कंधा पकड़ा और एक पुराने पेड़ के पीछे छिपने का इशारा किया। सामने खाली जगह पर 3 साधकों की लाशें बेलों से लिपटकर हवा में लटी हैं। उनकी आंखें खाली हैं, गर्दन पर बारीक दांतों के निशान हैं। ये रथ बेल का काम है। ये क्विंग्यून संप्रदाय के लोग हैं। झाओ लेई ने उनकी कमर के टोकन पहचान लिए। लगता है कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच चुका है। लाल रेखा खाली जगह के बीच जोर से हिली और आखिर में जमीन की ओर इशारा करने लगी। झाओ लेई ने तलवार से काई से ढकी जमीन को काटा। नीचे अजीब नकाशी वाला पत्थर का तख्ता निकला। तख्ते के नीचे से हल्की ऊर्जा की तरंगे आ रही हैं, जैसे अंदर कोई लड़ रहा हो। नीचे प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार है। मेरी बहन सालों पहले यहीं गायब हुई थी। तुमने पत्थर का तख्ता उठाया, सड़ी हुई गंध बाहर निकली। सीढ़ियों के अंत में हल्की रोशनी टिमटिमा रही है, साथ में धातु टकराने की आवाजें आ रही हैं। दोनों दबे कदमों से नीचे उतरे। मोड़ पर पहुंचकर हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। 1 दर्जन से ज्यादा काले कपड़े वाले साधक एक इंसान जैसे दिखने वाले फल के पेड़ के चारों ओर लड़ रहे हैं। पेड़ पर 3 खून जैसे लाल निंगशेन फल लगे हैं। छिलके पर हल्की सुनहरी चमक है। उससे भी भयानक बात यह है कि पेड़ के आसपास पत्थर के खंभों पर 7 सफेद कपड़े वाले साधक बांधे गए हैं। उनका खून नालियों में बहकर पेड़ की जड़ों में समा रहा है। यह रथ यज्ञ है। वे जीवित लोगों का खून देकर निंगशेन फल पका रहे हैं। काले कपड़े वालों में से कोई अचानक मुड़ा। टोपी के नीचे ताबीजों से भरा चेहरा दिखा। 2 और मरने वाले आ गए। उसने हमला किया, पर बर्फ की दीवार से पीछे हटना पड़ा। झाओ लेई ने मौका पाकर तलवार खींची और भीड़ को चीरता हुआ पेड़ के नीचे खड़े काले कपड़े वाले सरदार पर झपटा। पकड़ो उस शून्य लिंगेन वाले को। सरदार अचानक चिल्लाया, आवाज ऐसी जैसे 2 धातु आपस में रगड़ रही हो। बाकी काले कपड़े वालों ने तुरंत रुख बदला। उनके ताबीज एक साथ चमके और एक खूनी दीवार बनाकर तुम्हें घेर लिया। तुम कौन हो? तुमने ऊर्जा से दीवार पर प्रहार किया, पर उल्टी चोट से शरीर अंदर तक हिल गया। सरदार ने धीरे धीरे टोपी उतारी। जब तुम पेड़ की खाद बन जाओगे तब खुद जान जाओगे। उसकी सूखी उंगलियां तुम्हारी ओर उठी। शून्य लिंगेन सारी ऊर्जा को समा सकती है। तुम्हारा खून निंगशेन फल को सींचेगा और हमारे स्वामी को समय से पहले जगा देगा। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे कुछ लालच से सांस ले रही हो। झाओ लेई 3 काले कपड़े वालों से उलझा हुआ है। उसके शरीर पर कई घाव हो चुके हैं। उसने मौका देकर एक Z ताबीज फेंका। इसे मस लो। तुमने ताबीज पकड़ा ही था कि खूनी दीवार अचानक सिकुड़ने लगी। तेज धार वाली खूनी रेखाओं ने तुम्हारी त्वचा काट दी। तुम्हारा खून जमीन पर गिरते ही पेड़ जोर से हिलने लगा। सारे काले कपड़े वाले दर्द से सिर पकड़कर बैठ गए, जैसे कोई कर्कश आवाज सुन रहे हो। कैसे हो सकता है? शून्य लिंगेन का खून। तुमने मौका पाकर Z ताबीज मसल दिया। उसमें से नरम सफेद रोशनी निकली और चारों ओर का खूनी दबाव साफ हो गया। काले कपड़े वालों की पंक्ति बिखर गई। झाओ लेई ने इसी मौके पर सरदार की बाह काट दी। पीछे हटो। कटी बाह वाले सरदार ने तेज सीटी बजाई। बाकी काले कपड़े वाले काला धुआं बनकर छाया में गायब हो गए। तुम पत्थर के खंभे के पास गए तो एक सफेद कपड़े वाला साधक अब भी हल्की सांस ले रहा है। उसकी कमर पर झाओ लेई जैसा ही एक Z टोकन है, बस उस पर खून लगा है। शियाओ युन, मैंने तुम्हें 3 साल से ढूंढा। झाओ लेई की आंखें भर आईं। सफेद कपड़े वाले साधक ने धीरे धीरे आंखें खोली।
झाओ लेई को देकर 2 आंसू बह निकले। भाई भाग जाओ पेड़ के नीचे। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि जमीन जोर से हिलने लगी। पूरा निंगशेन फल का पेड़ पत्थर के खंभों समेत धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। नीचे एक अथाह काला छेद दिखाई दिया। उस छेद से रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट आ रही है और अंधेरे में खून जैसी लाल आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे खुली। ये ताओटी है। झाओ लेई का चेहरा सफेद पड़ गया। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यिंगमो संप्रदाय ने वानशो घाटी में ताओटी को सील किया था। वे निंगशेन फल से उसकी सील तोड़ना चाहते हैं। तुम्हें अचानक शुआनजीजी की कही बात याद आई। महाविपदा की शुरुआत प्राचीन खंडहरों के सक्रिय होने से होती है। लगता है यिंगमो संप्रदाय की चाल तियानजी मंडल की सोच से भी तेज है। तुमने झाओ लेई को धकेलकर बाहर की ओर किया। उसे लेकर जाओ, मैं निंगशेन फल नष्ट करता हूँ। झाओ लेई ने दांत पीसकर बहन को कंधे पर उठाया। मैं टूटी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आधे घंटे बाद चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरी विस्फोटक ताबीज फोड़ दूंगा। तुमने सिर हिलाया और धांसे पेड़ की ओर दौड़े। तीनों निंगशेन फल पूरी तरह पक चुके हैं। लालच भरी लाल रोशनी बिखेर रहे हैं। तुमने धातु ऊर्जा से लंबी तलवार बनाई और पेड़ की जड़ पर वार किया, लेकिन अगले ही पल एक डाल ने तुम्हारी बाह लपेट ली। ऊर्जा बहने लगी और रुकने लगी। तभी शरीर की शून्य लिंगेन जोर से कांपी। चारों ओर की ऊर्जा तेजी से तुम्हारे शरीर में खींचने लगी। 9 रंगों की ऊर्जाएं नसों में दौड़कर आखिर में एक पारदर्शी रोशनी की किरण बनकर तुम्हारी हथेली से निकली। किरण पेड़ से टकराते ही पूरा पेड़ आंखों के सामने सूखने लगा। तीनों निंगशेन फल एक साथ फूटकर लाल बिंदुओं में तुम्हारे शरीर में समा गए। तुम्हें लगा जैसे शरीर में एक विशाल शक्ति फट पड़ी। जुजी अवस्था की दीवार टूट गई और तुम्हारी साधना सीधे जुजी की 5वीं परत पहुंच गई। काले छेद की गुर्राहट गुस्से वाली दहाड़ में बदल गई। एक विशाल काली छाया बाहर कूदी, पर धूप छूते ही दर्द से चीख पड़ी। तुमने देखा कि सूरज निकल आया है। सुनहरी रोशनी गुफा के मुंह से अंदर आकर एक प्राकृतिक दीवार बना रही है। तुमने मौका पाकर डाल से छुड़ाया और बाहर की ओर भागे। पीछे से टकराने की गगन भेदी आवाजें आ रही थी। पूरा खंडहर जोर से हिल रहा था, मानो कभी भी ढह जाए। जब तुम बाहर निकले तो ठीक उसी समय झाओ लेई ने विस्फोटक ताबीज फोड़ा। धमाके से खंडहर का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो गया। हमें जल्द से जल्द तियानजी मंडल लौटना होगा। यिंगमो संप्रदाय हरकत में आ चुका है। महाविपदा सोच से पहले आ सकती है। तुमने सहमति में सिर हिलाया। अचानक तुम्हारी नजर झाओ लेई की बहन की मुट्ठी में बंद आधे जेड ताबीज पर गई। खोलकर देखा तो उस पर अजीब चिन्ह खुदे हैं, जैसे किसी नक्शे का टुकड़ा। ये क्या है? तुमने झाओ लेई से पूछा। उसने ताबीज लिया। चेहरा बदल गया। ये प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का निर्देशांक है। यिंगमो संप्रदाय सिर्फ ताओटी को जगाना नहीं चाहता, बल्कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चालू करके बाकी दैत्य जानवरों को भी छोड़ना चाहता है। दूर आसमान अचानक काला पड़ने लगा। बादलों में बिजली चमक रही है। तुम जान गए कि असली महाविपदा शुरू हो चुकी है। तियानजी मंडल लौटो, हमें तैयारी करनी होगी। तियानजी मंडल पहुंचे तो पर्वत द्वार पर सुरक्षा कवच की हल्की सुनहरी रोशनी चालू हो चुकी थी। शुआनजीजी छड़ी के सहारे पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। तुम्हें देखते ही उनकी धुंधली आंखों में सुनहरी चमक दौड़ी। ठीक समय पर आए। वो मुड़कर मुख्य भवन की ओर चली। 3 दिन पहले पश्चिम से खबर आई है कि रेत की नदी के किनारे ताओटी की आभा दिखी है। भवन में सभी संप्रदायों के प्रमुख इकट्ठे हैं। क्विंगयुन संप्रदाय के वरिष्ठ ने तुम्हारी कमर का जेड टोकन देकर अचानक खड़े होकर पूछा, तुम्हारे पास हमारे संप्रदाय का संदेश टोकन क्यों है? झाओ लेई कुछ बोलने ही वाला था कि शियाओ युन खांसते हुए जाग गई। उसने कमजोर हाथ उठाया। उंगलियों के बीच खून से सना आधा टोकन दिखा। ये यिंगमो संप्रदाय का अंदरूनी टोकन है। मैंने इसे खंडहर की गहराई से चुराया था। टोकन पर खुदा काला चमगादड़ मोमबत्ती की रोशनी में अजीब तरह चमक रहा है। शुआनजीजी ने टोकन लेकर ध्यान से देखा, फिर अचानक उसे भवन के बीच रखे क्रिस्टल पर रख दिया। टोकन से अनगिनत खूनी ताबीज निकलकर दर्पण पर एक अधूरा नक्शा बनाने लगे। यही शियाओ युन के पास वाले जेड ताबीज का गायब हिस्सा है। अब समझा। शुआनजीजी की उंगलियां तारों के नक्शे पर तेजी से चली। यिंगमो संप्रदाय ने कुनलुन पर्वत पर 9 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाए हैं। वानशो घाटी उनमें से एक है। वे ताओटी की क्रूर आभा को चाबी बनाकर सारे फॉर्मेशन एक साथ खोलना चाहते हैं। तुम्हें अचानक निंगशेन फल के शरीर में समाते समय की जलन याद आई। शून्य लिंगेन कुछ पुकार रही है। तुमने हाथ क्रिस्टल पर रखा। सारे ताबीज अचानक रुक गए और तुम्हारी हथेली में एक धड़कता खूनी मोती बन गए। ये सभी प्रमुख एक साथ चौंके। ये निंगशेन फल में छिपी ताओटी की मूल आत्मा है। शुआनजीजी की आंखों में हैरानी उभरी। शून्य लिंगेन दैत्य जानवर की शक्ति को भी समा सकती है। शायद यही संकट का हल है। 3 दिन बाद कुनलुन पर्वत की चोटी पर 9 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक साथ लाल रोशनी से जगमगा उठे। यिंगमो संप्रदाय के साधक फॉर्मेशन के चारों ओर बैठकर प्राचीन मंत्र पढ़ रहे हैं। कटी बाह वाला सरदार मुख्य फॉर्मेशन के बीच खड़ा है। कटी बाह पर काले शल्कों वाला जानवर का हाथ लगा है और वो एक धड़कते दिल को फॉर्मेशन के केंद्र में रख रहा है। सभी जीवित प्राणियों का रक्त अर्पण करो। दैत्य जानवरों का स्वागत करो। तुम और झाओ लेई विभिन्न संप्रदायों के साधकों के साथ बादलों से नीचे उतरे। तुम्हारी उंगलियों पर 9 रंगों की ऊर्जा जमी है। यही शून्य लिंगेन और स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा का मिला हुआ रूप है। शियाओ युन कमजोर होते हुए भी आखिरी ऊर्जा से रक्षा कवच बनाए हुए है। उसकी कमर का जेड टोकन बाकी बिखरे टोकनों से प्रतिध्वनित हुआ और हवा में एक सफेद रोशनी की दीवार बन गई। रोको उन्हें! यिंगमो संप्रदाय का सरदार चिल्लाया और जानवर का हाथ घुमाकर एक काली लहर तुम पर फेंकी। तुमने किनारा करके बचते हुए ताओटी की मूल आत्मा को मुख्य फॉर्मेशन में डाला। भीषण ऊर्जा टकराव से पूरा पर्वत हिल उठा। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के खूनी ताबीज फीके पड़ने लगे। जागने वाले दैत्य जानवरों की आभा बिखरने लगी। असंभव! सरदार पागलों की तरह तुम पर झपटा। तुम ताओटी की आत्मा को कैसे काबू कर सकते हो? झाओ लेई की टूटी तलवार हवा चीरती हुई आई और सरदार की कटी बाह पर सटीक वार किया। काली ऊर्जा बिखरी। तुमने देखा कि उस बाह पर गुलामी के ताबीज खुदे हैं। यही तरीका है जिससे यिंगमो संप्रदाय दैत्य जानवरों की अवशेष आत्माओं को काबू करता है। शियाओ युन फॉर्मेशन तोड़ो। उसी समय 7 जेड टोकन एक साथ चमके और एक विशाल जंजीर बनाकर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन
से लिपट गए। शियाओ युन के मंत्रों के साथ जंजीर पर प्राचीन ताबीज उभरे और सारी खूनी ऊर्जा वापस फॉर्मेशन में धकेल दी गई। यिंगमो संप्रदाय के साधक तितर बितर होने लगे। उनकी शरीर की ऊर्जा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से उल्टी पड़ी और वे एक एक जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कटी बाह वाला सरदार बुझती रोशनी देकर बेबसी से हंसा, चाहे तुम इस बार रोक लो, महाविपदा आएगी जरूर। शून्य लिंगेन वाला आखिर में नया दैत्य पात्र बनेगा। उसका शरीर अचानक फट गया और एक काली तलवार बनकर तुम्हारी भौं के बीच आई। अंतिम क्षण में झाओ लेई तुम्हारे सामने आ गया। उसकी टूटी तलवार से अचानक सफेद रोशनी फूटी और काली तलवार दो टुकड़ों में कट गई। भाई, शियाओ युन की आवाज रोती हुई आई। तुमने लड़खड़ाते झाओ लेई को सहारा दिया। उसकी छाती पर एक काली हथेली का निशान है जो लगातार उसकी जिंदगी सोख रहा है। तुम समझ गए कि उसने अपनी जान की ऊर्जा से कोई गुप्त कला चलाई थी। मेरी चिंता मत करो, झाओ लेई ने खून निकालते हुए कहा। टूटते फॉर्मेशन को पूरी तरह नष्ट कर दो। तुमने ताओटी की मूल आत्मा और अपनी ऊर्जा मिलाकर 9 रंगों की किरण फॉर्मेशन के केंद्र में डाली। एक गगन भेदी धमाके के साथ 9 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक साथ टूटकर हवा में बिखर गए। कुनलुन पर्वत की बर्फ हवा में उड़ने लगी, जैसे इस जीत पर चांदी के फूल बरस रहे हो। जब तुमने पीछे मुड़कर देखा, झाओ लेई आंखें बंद किए हुए है, होंठों पर हल्की मुस्कान है। शियाओ युन उसके शरीर से लिपटी रो रही है। जेड टोकन की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और आखिर में पाउडर बनकर बर्फीली हवा में घुल गई। बर्फ के टुकड़े झाओ लेई के ठंडे गालों पर गिरकर पानी की बूंदों में पिघल गए, जैसे अभी भी आंसू हो। शियाओ युन भाई के पास घुटनों के बल गिरी। कांपती उंगलियां उस काली हथेली के निशान पर फेरने लगी। आंसू और खून उसके कपड़ों को भिगो रहे हैं। भाई, तुमने कहा था मुझे घर ले जाओगे। उसकी आवाज रुंधी हुई है। शुआनजीजी धीरे धीरे आई। सूखी उंगलियां झाओ लेई की नाड़ी पर रखी। कुछ देर बाद सिर हिलाया। आंखों में दर्द और गंभीरता है। उसने अपनी जान की ऊर्जा से तियानजी मंडल की गुप्त जेनक्सी तलवार कला चलाई। शरीर यिंगमो संप्रदाय की बुरी शक्ति और गुप्त कला से पूरी तरह टूट चुका है। जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही भवन में सभी प्रमुखों के चेहरे उदास हो गए। क्विंग्यून संप्रदाय के वरिष्ठ ने आह भरते हुए कहा, झाओ शियाओयू ने अपनी जान देकर रक्षा की। वो पूरी साधना दुनिया का नायक है। तुमने नीचे झुकर झाओ लेई की कसकर पकड़ी। टूटी तलवार धीरे से निकाली। उसकी सफेद रोशनी फीकी पड़ चुकी है, पर उसमें उसकी ऊर्जा बाकी है। शरीर की शून्य लिंगेन अचानक हल्की कांपी। ताओटी की मूल आत्मा और 9 रंगों की ऊर्जा मिलकर एक कोमल रोशनी की किरण बनी और झाओ लेई के शरीर पर छा गई। शुआनजीजी ने तुम्हारा कंधा पकड़ा। उसे शांति से जाने दो। शियाओ युन अचानक सिर उठाकर बोली, आंखों में दृढ़ता है। मेरे पास एक तरीका है। गुरु ने मुझे तियानजी मंडल की आत्मा सील कला सिखाई थी, जिससे भाई की अवशेष आत्मा को कुछ समय रोका जा सकता है। अगर हमें किंवदंती वाली पुनर्जन्म घास मिल जाए तो शायद उसकी आत्मा फिर से जुड़ सकती है। ये सुनकर सब चौंक गए। पुनर्जन्म घास सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। वो वांगचुआन चट्टान पर उगती है, जहाँ जीवन और मृत्यु की सीमा मिलती है। वो 1000 साल में एक बार प्रकट होती है। न सिर्फ आत्मा को फिर से जोड़ सकती है, बल्कि दुनिया की हर बुराई को साफ कर सकती है। लेकिन वांगचुआन चट्टान बेहद खतरनाक है। वहाँ हमेशा जीवन मृत्यु की ऊर्जा का घेरा रहता है। आम साधक पास जाते ही आत्मा कांपने लगती है। शुआनजीजी ने कुछ सोचकर सिर हिलाया। ये हो सकता है। महाविपदा अभी रुकी है, पर यिंगमो संप्रदाय के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। पुनर्जन्म घास खोजते समय हमें उनकी अगली चाल पर भी नजर रखनी होगी। उसी दिन दोपहर बाद तियानजी मंडल ने झाओ लेई के लिए शोक सभा रखी। सभी संप्रदायों के प्रमुखों ने मिलकर श्रद्धांजलि लिखी। तुम शोक सभा के बाहर खड़े आसमान में उड़ती बर्फ देख रहे हो। उंगलियां टूटी तलवार को सहला रही हैं। शरीर में ताओटी की मूल आत्मा और शून्य लिंगेन का मेल और सहज हो गया है। जुजी की 5वीं परत की साधना और मजबूत हो गई है, पर दिल में कोई खुशी नहीं। यिंगमो संप्रदाय के सरदार के आखिरी शब्द जादू की तरह गूंज रहे हैं। शून्य लिंगेन वाला आखिर में नया दैत्य पात्र बनेगा। तुम उसी बात से परेशान हो? लिन क्विंग्युआन चुपचाप आई और तुम्हारे कंधे पर गर्म लोमड़ी की खाल का चोगा डाल दिया। इन 3 महीनों में उसने गुरु की देखरेख में कड़ी मेहनत की है। अभ्यास की 3री परत की साधना भले ही बड़ी न हो, पर वो बुनियादी रक्षा कलाएं अच्छे से चला लेती है। तुमने पलटकर उसे देखा, सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं ताओटी की मूल आत्मा को काबू न कर पाया और आखिर में सच में दैत्य पात्र बन जाऊं, तुम सबको संकट में डालूं। लिन क्विंग्युआन ने तुम्हारा ठंडा हाथ पकड़ा। आंखों में दृढ़ता है। ऐसा नहीं होगा। तुमने शून्य लिंगेन से ताओटी की मूल आत्मा को शुद्ध किया है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि तुम बुरी शक्ति से गुलाम बने साधकों से अलग हो। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातें गर्म पानी की तरह दिल में उतर गईं। शरीर की ऊर्जा शांत हो गई। शून्य लिंगेन से कोमल रोशनी निकलने लगी। 3 दिन बाद शोक सभा हटा दी गई। शियाओ युन ने झाओ लेई के शरीर को तियानजी मंडल के खास बर्फ के ताबूत में रखा और ऊर्जा से शरीर सुरक्षित रखा। तुम, शियाओ युन और लिन क्विंग्युआन तैयार होकर निकल पड़े। शुआनजीजी ने पर्वत द्वार तक आकर 3 जेड ताबीज और एक प्राचीन ग्रंथ दिया। ये यिन यांग आत्मा रक्षक ताबीज है। ये वांगचुआन चट्टान की जीवन मृत्यु ऊर्जा से बचाएगा। इस ग्रंथ में पुनर्जन्म घास की पहचान, वांगचुआन चट्टान का नक्शा और तियानजी मंडल के पूर्व प्रमुखों द्वारा शून्य लिंगेन पर लिखे विवरण है। शायद तुम्हारी उलझन का जवाब मिल जाए। गुरु, मंडल की जिम्मेदारी आप पर है। तुमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शुआनजीजी ने हाथ हिलाया। नजर तीनों पर गंभीरता से टिकी। सुरक्षित रहना। अगर कोई हरा न सकने वाला खतरा मिले तो तुरंत जेड ताबीज मसल कर लौट आना। यिंगमो संप्रदाय के अवशेष रास्ते में हमला कर सकते हैं, सावधान रहना। तीनों ने एक साथ हामी भरी और उड़न पात्र पर सवार होकर वांगचुआन चट्टान की ओर चल दिए।
उड़न पात्र 3 दिन चला। रास्ते में एक वीरान काला कोहरा जंगल आया। जंगल में जहरीला कोहरा फैला है, सूरज तक नहीं दिखता। शियाओ युन अचानक सतर्क हुई, नीचे जंगल की ओर इशारा किया। वहाँ ऊर्जा की हलचल है और यिंगमो संप्रदाय की बुरी आभा भी। तुमने उड़न पात्र धीरे धीरे नीचे उतारा और बादलों के पीछे छिपा लिया। जंगल के बीच खाली जगह पर 1 दर्जन से ज्यादा यिंगमो संप्रदाय के साधक एक काले पत्थर के ताबूत के चारों ओर मंत्र पढ़ रहे हैं। ताबूत पर कुनलुन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जैसे खूनी ताबीज खुदे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लिन क्विंगयुआन ने धीमी आवाज में पूछा और ऊर्जा से शरीर की रक्षा की। झाओ ले की टूटी तलवार तुम्हारे हाथ में हल्की कांप रही है, जैसे बुरी क्षति को भांप रही हो। शियाओ युन ने शुआनजीजी का दिया ग्रंथ खोलकर तेजी से देखा। ये विशाल शैतानी ताबूत है। इससे दैत्य जानवरों की अवशेष आत्माएं और बुरी शक्ति इकट्ठा की जाती है। लगता है वे ताओटी की अवशेष आत्मा फिर से बनाकर नया टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खोलना चाहते हैं। बात पूरी होते ही सबसे आगे खड़े यिंगमो संप्रदाय के साधक ने अचानक बादलों की ओर देखा। टोपी के नीचे एक पीला चेहरा दिखा। आए हो तो छिपकर क्या देख रहे हो? उसने हाथ लहराया। 1 दर्जन खूनी ताबीज एक साथ उड़न पात्र की ओर आए। तुम नीचे कूदे। उंगलियों पर 9 रंगों की ऊर्जा जमाकर एक दीवार बनाई। ताबीज रोक दिए। साथ ही लिन क्विंगयुआन और शियाओ युन से कहा, तुम दोनों उड़न पात्र की रक्षा करो, मैं इनसे निपटता हूँ। यिंगमो संप्रदाय के साधकों ने अपने हथियार निकाल लिए। काली ऊर्जा वाली तलवारें और ताबीज जाल बनाकर तुम पर टूट पड़े। तुमने शून्य लिंगेन चलाकर शरीर की ऊर्जा को 9 अलग अलग गुणों वाली तलवारों में बदला। सोने की तलवार कवच तोड़ दी, आग की तलवार बुराई जलाती, बर्फ की तलवार नसें रोकती। पल भर में 3 साधक खून से लथपथ जमीन पर गिरे। सबसे आगे वाले ने दहाड़ लगाई। शरीर की काली ऊर्जा फैलकर एक विशाल चमगादड़ की छाया बनी और तुम पर झपटी। ये यिंगमो संप्रदाय की चमगादड़ कला है। शियाओ युन ने उड़न पात्र से चिल्लाकर कहा, वो अपनी जान की ऊर्जा जलाकर बुरी कला चला रहा है, उसके पंजों से बचो। तुमने किनारा करके चमगादड़ की छाया से बचते हुए ताओटी की मूल आत्मा को टूटी तलवार में डाला। तलवार से अचानक सफेद रोशनी फूटी और शुद्ध करने वाली शक्ति के साथ छाया पर वार किया। सफेद रोशनी और काली ऊर्जा टकराई। कानफोड़ू आवाज हुई। चमगादड़ की छाया बिखरने लगी। सबसे आगे वाले ने काला खून उगला और लड़खड़ाकर पीछे हटा। इसी मौके पर तुम तेजी से विशाल शैतानी ताबूत के पास पहुंचे। 9 रंगों की ऊर्जा हथेली में जमाकर ताबूत पर जोर से मारी। खूनी ताबीज ऊर्जा की चोट से टूटने लगे। ताबूत से भयानक चीख निकली। ताओटी की अवशेष आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर शून्य लिंगेन की शुद्ध शक्ति ने उसे दबा दिया। सबसे आगे वाले ने हार देकर पागलपन में ताबूत पर छलांग लगाई। मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। लिन क्विंगयुआन ने समय रहते बर्फ की तलवार चलाकर उसके घुटने पर मारी। शियाओ युन ने कमर का Z टोकन चलाकर सफेद रोशनी से उसके हाथ पैर बांध दिए। तुमने ऊर्जा से उसकी नसें सील कर उसे जिंदा पकड़ लिया। कैदी को उड़न पात्र पर लाकर शियाओ युन ने तियानजी मंडल की गुप्त पूछताछ कला से सच उगलवाया। कड़ी पूछताछ के बाद सबसे आगे वाले ने आखिरकार बताया, कुनलुन की लड़ाई के बाद यिंगमो संप्रदाय के अवशेष 2 गुटों में बांट गए हैं। एक गुट ताओटी की अवशेष आत्मा फिर से बनाना चाहता है। दूसरा गुट प्राचीन दैत्य जानवर ताओवू की सील की जगह खोजकर ताओवू की शक्ति से महाविपदा फिर शुरू करना चाहता है। और वांगचुआन चट्टान की पुनर्जन्म घास न सिर्फ आत्मा जोड़ सकती है, बल्कि ताओवू की सील खोलने की चाबियों में से एक है। ताओवू की सील कहाँ है? तुमने सख्ती से पूछा। सबसे आगे वाले के चेहरे पर अचानक अजीब मुस्कान आई। मुंह से काला खून बहा। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। महाविपदा शुरू हो चुकी है। शून्य लिंगेन वाला आखिर में अंधेरे में गिरेगा। बात पूरी होते ही उसकी सांस रुक गई। शरीर की बुरी शक्ति पल भर में गायब हो गई। शियाओ युन ने लाश जांची। भारी स्वर में बोली, उस पर मृत्यु शाप लगा था। राज खुलते ही आत्महत्या हो गई। हमें जल्द से जल्द पुनर्जन्म घास ढूंढनी होगी, वरना अगर यिंगमो संप्रदाय ताओवू की सील तक पहुंच गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तुमने सिर हिलाया और उड़न पात्र आगे बढ़ाया। दिल की बेचैनी और बढ़ गई। 2 दिन और चलने के बाद उड़न पात्र आखिरकार वांगचुआन चट्टान पहुंचा। चट्टान के किनारे जीवन मृत्यु की ऊर्जा उमड़ रही है। काली सफेद धुंध आपस में लिपटकर चरचर की आवाज कर रही है। पास जाते ही लगता है आत्मा खिंचकर अलग हो जाएगी। तुमने यिन यांग आत्मा रक्षक ताबीज निकालकर लिन क्विंगयुआन और शियाओ युन को दिया। तीनों ने एक साथ ताबीज मसले। सुनहरी रोशनी ने शरीर ढक लिया। तब जाकर आत्मा स्थिर हुई। वांगचुआन चट्टान के नीचे बादल छाए हैं। धुंध में एक टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की सीढ़ी दिखती है, जो सीधे चट्टान के तल में जीवन मृत्यु के मिलन स्थल तक जाती है। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। रास्ते भर अजीब फूल पते हैं, पर सबसे अजीब आभा आती है। कुछ फूल इंसानी चेहरे जैसे खिलते हैं, कुछ घास इंसानों जैसी आवाज निकालती है। शियाओ युन ग्रंथ के अनुसार रास्ता पहचानती रही। आगे कहा, आगे मोहिनी घाटी है। वहाँ जीवन मृत्यु की ऊर्जा सबसे घनी है। भ्रम में मत फांसना। मोहिनी घाटी में कदम रखते ही आसपास का नजारा बदल गया। पत्थर की सीढ़ियां गायब हो गईं। उनकी जगह जाना पहचाना लिन परिवार का आंगन आ गया। झाओ शी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ हाथ में बढ़िया मिठाइयां लिए आई। भतीजे, पहले बुआ से गलती हुई, तुम मेंग्याओ को माफ कर दो। तुम्हारी सगाई फिर से हो सकती है। लिन क्विंगयुआन की आंखें अचानक खाली हो गईं। वो भ्रम में फंस चुकी है। क्विंगयुआन, जागो। तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और शून्य लिंगेन की ऊर्जा उसमें डाली। लिन क्विंगयुआन कांपकर होश में आई। आंखों में डर है। मैंने अभी लिन परिवार देखा। वे अब भी कह रहे थे कि तुम्हारी और लिन मेंग्याओ की सगाई फिर से कर दो। शियाओ युन ने जेट टोकन चलाया। सफेद रोशनी फैली। आसपास के भ्रम टूटने लगे। ये मन की गांठ से बना भ्रम है, जिसका मोह जितना गहरा होगा वो उतनी आसानी से फांसेगा। तीनों ने एक दूसरे का सहारा लेकर मोहिनी घाटी पार की और आखिरकार चट्टान के तल पर जीवन मृत्यु के मिलन स्थल पहुंचे। यहाँ काली सफेद धुंध आधी आधी बाटी है। बीच के पत्थर के चबूतरे पर एक पूरी चांदी जैसी सफेद घास कोमल रोशनी बिखेर रही है। पत्तियों पर ओस की बूंदें हैं। यही पुनर्जन्म घास है। घास के चारों ओर कुछ रक्षक दैत्य जानवर मंडरा रहे हैं। उनके शरीर जीवन मृत्यु की ऊर्जा से बने हैं। आंखों में अजीब रोशनी है। ये यिन यांग भ्रम जानवर है। ये जीवन मृत्यु की
दोनों ऊर्जाएं चला सकते हैं, इनसे निपटना मुश्किल है। शियाओ युन ने कमर का जेड टोकन कसकर पकड़ा। तुमने टूटी तलवार झाओ लेई के बर्फ के ताबूत की ओर की और धीरे से कहा, झाओ भाई, थोड़ा और इंतजार करो, हम अभी तुम्हें बचाते हैं। कहते ही तुम हवा में उछले। 9 रंगों की ऊर्जा एक विशाल जाल बनाकर यिन यांग भ्रम जानवरों पर फेंकी। उन्होंने दहाड़ते हुए एक साथ काली सफेद ऊर्जा छोड़ी, जो ऊर्जा जाल से टकराई। जाल जोर से हिला। तुमने दांत पीसकर ताओटी की मूल आत्मा और शून्य लिंगेन पूरी ताकत से चलाई। 9 रंगों की ऊर्जा और घनी हुई और जीवन मृत्यु की ऊर्जा को दबा दिया। लिन क्विंगयुआन ने मौका पाकर बर्फ की तलवार चलाकर जानवरों की हरकत रोकी। कड़ी लड़ाई के बाद तीनों यिन यांग भ्रम जानवर जमीन पर गिरकर जीवन मृत्यु की ऊर्जा में बदल गए। तुम चबूतरे पर चढ़े और सावधानी से पुनर्जन्म घास तोड़ी। घास छूते ही हल्की ठंडक और भरपूर जीवन ऊर्जा महसूस हुई। तभी चट्टान के ऊपर से कदमों की आवाज आई। 1 दर्जन से ज्यादा यिंगमो संप्रदाय के साधक नीचे उतरे। आगे वही लोग हैं जो कुनलुन से भागे थे। धन्यवाद मित्र, हमारे लिए पुनर्जन्म घास ढूंढने का काम कर दिया। सबसे आगे वाले ने ठंडी हंसी हंसी। शरीर की काली ऊर्जा फैल गई। पुनर्जन्म घास दे दो, जान छोड़ देंगे। शियाओ युन ने बर्फ का ताबूत पीछे किया। गुस्से से बोली, सपना देखो, पुनर्जन्म घास मेरे भाई को बचाने के लिए है, तुम्हें कभी नहीं देंगे। यिंगमो संप्रदाय के साधकों ने एक साथ हमला किया। काली ऊर्जा और ताबीज मिलकर घना हमला बन गए। तुमने पुनर्जन्म घास लिन क्विंगयुआन को देते हुए कहा, तुम दोनों इसे संभालो, मैं इन्हें रोकता हूँ। कहकर तुम टूटी तलवार लेकर बिजली की तरह निकले। 9 रंगों की ऊर्जा और ताओटी की मूल आत्मा मिलकर एक विशाल रोशनी किरण बनी और साधकों पर टूट पड़ी। लड़ाई में एक काला कपड़ा पहने साधक चुके से लिन क्विंगयुआन के पीछे पहुंचा। हाथ का ताबीज उसकी पीठ पर आया। शियाओ युन ने देकर लिन क्विंगयुआन के सामने छलांग लगाई। जेड टोकन की सफेद रोशनी फैलकर ताबीज रोका, पर चोट से उसके मुंह से खून निकल गया। तुमने गुस्से में दहाड़कर पलटकर उस साधक को मार गिराया और शियाओ युन को ऊर्जा से ठीक करने लगे। सबसे आगे वाले ने मौका पाकर लिन क्विंगयुआन पर हमला किया और पुनर्जन्म घास छीनने की कोशिश की। लिन क्विंगयुआन की साधना भले कमजोर है, पर वो बेहद दृढ़ है। उसने पूरी ऊर्जा से बर्फ की दीवार बनाई और उसे रोका। सबसे आगे वाले की आंखों में क्रूरता उभरी। हथेली में काली ऊर्जा जमाकर बर्फ की दीवार पर जोर से मारी। दीवार टूट गई। लिन क्विंगयुआन पीछे उड़ गई। पुनर्जन्म घास हाथ से छूट गई। जैसे ही पुनर्जन्म घास सबसे आगे वाले के हाथ में जाने वाली थी, बर्फ के ताबूत से अचानक सफेद रोशनी फूटी। झाओ लेई की बची हुई ऊर्जा टूटी तलवार के जरिए तुम्हारे शरीर में आई। तुम्हें लगा शून्य लिंगेन जोर से कांपी। जुजी की 5वीं परत की दीवार ढीली पड़ गई। 9 रंगों की ऊर्जा और ताओटी की मूल आत्मा पूरी तरह मिल गई। साधना सीधे जुजी की 7वीं परत पहुंच गई। तुम हवा में उछले। टूटी तलवार शुद्ध करने वाली शक्ति के साथ सबसे आगे वाले पर चली। सफेद रोशनी और काली ऊर्जा टकराई। सबसे आगे वाला दर्द से चीखा और धीरे धीरे राख में बदल गया। बाकी यिंगमो संप्रदाय के साधक डर के मारे भागने लगे, पर तुमने ऊर्जा की जंजीरों से उन्हें बांध कर मार गिराया। तुमने लिन क्विंगयुआन को उठाया और शियाओ युन की चोट देखी। सौभाग्य से कोई गंभीर बात नहीं। शियाओ युन बर्फ का ताबूत लेकर उत्सुकता से बोली, चलो पुनर्जन्म घास से भाई को बचाते हैं। तीनों चबूतरे पर गए। शियाओ युन ने पुनर्जन्म घास निकाली, मसल कर उसका रस बर्फ के ताबूत पर डाला। पुनर्जन्म घास की जीवन ऊर्जा ताबूत में फैली। झाओ लेई की छाती का काला निशान धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी छाती हिली, हल्की सांस आने लगी। काम कर गया। शियाओ युन खुशी से रो पड़ी और तुरंत आत्मा सील कला चलाकर झाओ लेई की शेष आत्मा को पुनर्जन्म घास की शक्ति से जोड़ने लगी। झाओ लेई धीरे धीरे आंखें खोलकर बोला, शियाओ युन, वो कमजोर है पर होश में है। उसने आसपास के लोगों को देखा, आंखों में उलझन है। शियाओ युन ने पूरी घटना सुनाई। झाओ लेई को पता चला कि पुनर्जन्म घास से उसकी जान बची है और कुनलुन की लड़ाई याद आई तो आंखों में कृतज्ञता भर आई। मित्र और क्विंगयुआन मिस, ये उपकार झाओ कभी नहीं भूलेगा। तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम सब तियानजी मंडल के हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। अब यिंगमो संप्रदाय ताओवो की सील की जगह खोज रहा है। हमें जल्दी तियानजी मंडल लौटकर योजना बनानी होगी। चारों उड़न पात्र पर सवार होकर लौटे। रास्ते में झाओ लेई धीरे धीरे ताकत पाने लगा। जुजी की 3री परत की साधना भी स्थिर होने लगी। वो टूटी तलवार को देखता रहा। अचानक उसे शियाओ युन के पास वाले आधे जेड ताबीज की याद आई। वो आधा प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का जेड ताबीज शायद ताओवो की सील से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ताओवो को सुदूर उत्तर के बर्फीले क्षेत्र में सील किया गया है। वहाँ एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो कुनलुन के फॉर्मेशन से जुड़ा है। शियाओ युन ने जेड ताबीज निकाला। झाओ लेई की कमर के जेड टोकन से प्रतिध्वनि हुई। ताबीज के चिन्ह चमकने लगे और टोकन की नकाशी से जुड़कर एक पूरा नक्शा बन गया। नक्शे पर बर्फीले क्षेत्र की जगह और एक हिमनद के नीचे छिपा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिख रहा है। लगता है यिंगमो संप्रदाय का लक्ष्य यही है। तुमने नक्शे का लाल बिंदु दिखाया। हमें उनसे पहले बर्फीले क्षेत्र पहुंचकर ताओवो की सील मजबूत करनी होगी। उड़न पात्र तेज हुआ। 3 दिन बाद तियानजी मंडल पहुंचा। शुआनजीजी और सभी प्रमुख पहले से भवन में इंतजार कर रहे हैं। झाओ लेई को सुरक्षित लौटा देख सब खुश हुए। झाओ लेई ने नक्शा शुआनजीजी को दिया और रास्ते की घटनाएं और यिंगमो संप्रदाय की चालें विस्तार से बताई। शुआनजीजी ने नक्शा देखा, भौहें चढ़ा ली। बर्फीले क्षेत्र की सील 10,000 साल पुरानी है। उसकी ऊर्जा कमजोर होती जा रही है। अगर यिंगमो संप्रदाय पुनर्जन्म घास की क्षति और ताओवो की अवशेष आत्मा मिला दे तो सील तोड़ना आसान हो जाएगा। क्विंगयुन संप्रदाय के वरिष्ठ ने खड़े होकर कहा, हम सभी संप्रदाय अपने शिष्य भेजेंगे। तियानजी मंडल के साथ बर्फीले क्षेत्र जाकर सील मजबूत करेंगे और यिंगमो संप्रदाय के अवशेषों को खत्म करेंगे। बाकी प्रमुखों ने भी समर्थन किया। भवन का हौसला बढ़ गया। शुआनजीजी ने सिर हिलाया, ठीक है। 3 दिन बाद तियानजी मंडल का चौक लोगों से भर गया। सभी संप्रदायों के शिष्य तैयार हैं। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोग। शुआनजीजी हाथ में दंड लिए ऊंचे मंच पर खड़ी है। ऊंची आवाज में बोली, इस बार बर्फीले क्षेत्र जाना साधना दुनिया की रक्षा के लिए है। यिंगमो संप्रदाय की चालें धूर्त है। ताओवो की ताकत
ताकत भारी है, सबको एकजुट होकर महाविपदा तोड़नी होगी। सबने एक साथ हामी भरी, आवाज आसमान में गूंज उठी। विशाल दल बर्फीले क्षेत्र की ओर चला। उड़न पात्रों की कतार दसियों मील लंबी, जैसे कोई ड्रैगन हो। रास्ते में तुमने शुआनजीजी की देखरेख में साधना और निखारी। जुजी की 7वीं परत की ताकत और स्थिर हुई। शून्य लिंगेन और ताओटी की मूल आत्मा का तालमेल और गहरा हुआ। तुम शुद्ध करने वाली शक्ति और दैत्य शक्ति को सहजता से चलाने लगे। 5 दिन बाद दल बर्फीले क्षेत्र पहुंचा। यहाँ चारों ओर बर्फ और बर्फीली हवाएं हैं। ठंड इतनी कि ऊर्जा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। शियाओ युन ने ग्रंथ खोलकर सामने ऊंची बर्फीली चोटी दिखाई। ताओवू की सील इसी हिम्मत के नीचे है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हिम्मत के तल में छिपा है। शुआनजीजी ने हाथ लहराया। एक सुनहरी रोशनी की दीवार ने दल को ढक लिया, ठंडी हवाओं से बचाया। सभी संप्रदायों के शिष्य 3 टुकड़ियों में बांटे, एक निगरानी के लिए, एक शुआनजीजी के साथ सील मजबूत करने के लिए और एक तुम्हारे और झाओ लेई के नेतृत्व में यिंगमो संप्रदाय की खोज के लिए। तुम और झाओ लेई 200 शिष्यों को लेकर हिम्मत के तल की ओर बढ़े। हिम्मत के नीचे घुप अंधेरा और कड़ाके की ठंड है। रास्ता बर्फीले तीरों और जालों से भरा है। आधे घंटे चलने के बाद सामने से लड़ाई की आवाजें आई, साथ में यिंगमो संप्रदाय के साधकों की चीखें। तुमने इशारे से सब कुछ छिपाया और चुपके से आगे बढ़े। देखा कि कई दर्जन यिंगमो संप्रदाय के साधक तियानजी मंडल के कुछ शिष्यों से लड़ रहे हैं। हिम्मत के बीच का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लाल रोशनी से जगमगा उठा है। सील की गहराई से ताओवू की दहाड़ आ रही है। हमला करो, तुमने चिल्लाकर सबसे पहले छलांग लगाई। 9 रंगों की ऊर्जा आग बनकर कई यिंगमो साधकों को मार गिराया। झाओ लेई टूटी तलवार लेकर यिंगमो साधकों से भिड़ गया। लिन क्विंगयुआन और शियाओ युन ने शिष्यों के साथ रक्षा कवच बनाया और तियानजी मंडल के शिष्यों को बचाते हुए बुरी आभा साफ की। यिंगमो संप्रदाय के साधक हार के करीब थे। उन्होंने अपनी जान की ऊर्जा जलाकर बुरी कलाएं चलाई। काली ऊर्जा हिम्मत की ठंड से मिलकर बर्फ के दैत्यों की छाया बन गई और सब पर टूट पड़ी। तुमने शून्य लिंगेन चलाकर 9 रंगों की ऊर्जा और ताओटी की मूल आत्मा को एक विशाल शुद्ध रोशनी किरण में बदला और पूरे मैदान पर घुमाई। बर्फ के दैत्य और काली ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। यिंगमो संप्रदाय के साधक बुरी तरह मारे गए। तभी हिम्मत की गहराई से एक गगनभेदी दहाड़ आई। पूरा हिम्मत जोर से हिलने लगा। बर्फ के टुकड़े झड़ने लगे। शुआनजीजी दल के साथ दौड़ती हुई आई। चेहरा गंभीर है। बुरा हुआ, सील ढीली हो गई है। यिंगमो संप्रदाय ताओवू की सील की गहराई तक पहुंच गया है और बुरी क्षति से उसे तोड़ रहा है। सब हिम्मत की गहराई में दौड़े। एक विशाल बर्फीले चबूतरे पर 1 दर्जन से ज्यादा यिंगमो साधक सील के केंद्र के चारों ओर मंत्र पढ़ रहे हैं। केंद्र की बर्फ टूट चुकी है। उसमें से काले शल्कों वाला एक विशाल पंजा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये ताओवू है। झाओ लेई का चेहरा बदल गया। वो सील तोड़ने ही वाला है। शुआनजीजी ने हाथ लहराया। सभी प्रमुखों ने अपने हथियार निकाले। सुनहरी ऊर्जा मिलकर एक विशाल जाल बनी और सील के केंद्र को ढककर ताओवू की आभा को दबाया। मित्र, सिर्फ तुम्हारी शून्य लिंगेन सील को पूरी तरह मजबूत कर सकती है। जल्दी करो, शुआनजीजी चिल्लाई। तुम हवा में उछलकर बर्फीले चबूतरे के बीच पहुंचे। शून्य लिंगेन पूरी ताकत से चलाई। 9 रंगों की ऊर्जा और ताओटी की मूल आत्मा एक पारदर्शी रोशनी किरण बनकर सील के केंद्र में घुसी। किरण ताओवू की बुरी शक्ति से टकराई। कानफोड़ू आवाज हुई। तुम्हें लगा शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। नसों में आग जैसी जलन है। लिन क्विंगयुआन और शियाओ युन तुम्हें लगातार ऊर्जा दे रही हैं। झाओ लेई शिष्यों के साथ यिंगमो संप्रदाय के आखिरी हमले रोक रहा है। ताओवू की दहाड़ तेज होती जा रही है। विशाल पंजा बार बार सील पर चोट कर रहा है। बर्फ के टूटने का दायरा बढ़ता जा रहा है। तुमने दांत पीसकर अपनी जान की ऊर्जा को रोशनी किरण में मिलाया। शून्य लिंगेन से पहले कभी न देखी गई रोशनी निकली। शुद्ध करने वाली शक्ति किरण के साथ सील के केंद्र में उतरी। ताओवू की बुरी शक्ति दबने लगी। यिंगमो संप्रदाय के साधकों ने हार देकर अपनी जान की ऊर्जा से सील के साथ खुद को उड़ाना चाहा, पर झाओ लेई और विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने उन्हें मार गिराया। आधे घंटे बाद सील के केंद्र की बर्फ फिर जम गई। ताओवू की दहाड़ धीरे धीरे शांत हुई। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की लाल रोशनी बुझ गई। तुम पूरी तरह थकर जमीन पर गिर गए। लिन क्विंगयुआन ने दौड़कर तुम्हें सहारा दिया। शुआनजीजी तुम्हारे पास आए। आंखों में संतोष है। शाबाश बच्चे, तुमने कर दिखाया। महाविपदा अभी टली। साधना दुनिया बच गई। सब खुशी से झूम उठे। बर्फीले क्षेत्र की ठंडी हवाएं भी जैसे नरम हो गई। झाओ लेई तुम्हारे पास आया। कंधा थपथपाया। मित्र, तुम्हारी बदौलत ही ये संभव हुआ। आगे कभी जरूरत पड़े तो झाओ जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। शियाओ युन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आंखों में कृतज्ञता है। तुमने आसपास के लोगों को देखा। दिल शांत है। शरीर की शून्य लिंगेन कोमल रोशनी बिखेर रही है। ताओटी की मूल आत्मा पूरी तरह शुद्ध होकर एक पवित्र शक्ति बनकर तुम्हारी ऊर्जा में मिल गई है। तियानजी मंडल लौटने के बाद सभी संप्रदायों के प्रमुखों ने मिलकर तुम्हें मार्ग रक्षक मित्र की उपाधि दी और साधना दुनिया का रक्षक माना। शुआनजीजी ने तियानजी मंडल का सबसे कीमती खजाना तियानजी कंपास तुम्हें दिया ताकि तुम स्वर्ग पृथ्वी के नियम समझ सको। 3 दिन बाद तियानजी मंडल ने विशाल उत्सव मनाया। सभी संप्रदायों के शिष्यों को बुलाया। उत्सव में शुआनजीजी ने ऊंचे मन से कहा, महाविपदा टल गई, लेकिन यिंगमो संप्रदाय के अवशेष अब भी हैं। दुनिया में अज्ञात खतरे भी हैं। शून्य लिंगेन प्रकट हुई। ताइक्सु प्राचीन वृक्ष अपनी जगह लौटा। ये सिर्फ संकट नहीं, एक अवसर भी है। मेरी कामना है कि साधना दुनिया के सब लोग एकजुट होकर साधना करते रहें और इस संसार की शांति की रक्षा करें। उत्सव के बाद तुम लिन क्विंगयुआन के साथ वू दाओ युआन आए। यहाँ की ऊर्जा अब भी सघन है। हवा में अनगिनत रोशनी के बिंदु तैर रहे हैं। तुम पालथी मारकर बैठे। शून्य लिंगेन चलाई। स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा तेजी से शरीर में खींचने लगी। साधना जुजी की 8वीं परत की ओर बढ़ने लगी। लिन क्विंगयुआन तुम्हारे पास बैठकर चुपचाप अभ्यास करने लगी। सूरज की रोशनी पत्थर के दरवाजे से अंदर आकर दोनों पर पड़ रही है। समय शांत और सुंदर है।